सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी एक विनती है, हमारे सबसे पीछे एक बुज़ुर्ग महिला खड़ी हुई हैं और इधर भी काफ़ी सारे बुज़ुर्ग हैं। ये फंक्शन, ये सभा कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इसलिए मेरी सबसे विनती है कि कोई खड़ा ना रहे, कहीं भी जगह मिले वहाँ बैठ जाएं, और अगर जगह लगता हो तो मंच पे आके बैठ जाएं। इसलिए लेकिन खड़ा हो तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग खड़े रहेंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कहीं भी बैठ जाएं, कोई ऐसा मामला नहीं है। कोई भी महिला अगर ऊपर नीचे खड़ी हो, उसको बहुत सारे युवा हैं, वो अभी उनको कई सालों खड़ा होना है, उनको सीट दे दें। एक और बुजुर्गवार हैं, आप भी बैठ जाएं, प्लीज़ आप बैठ जाएं, आगे 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 बैठ जाएं। आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन, आयोजक अशोक सिंघल मेमोरियल ट्रस्ट, आज के इस प्रोग्राम में जिन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में सोचा, इसको साकार किया और मुझ जैसे शख्स को दिल्ली से यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, ऐसे शख्स श्री गंगा प्रसाद जी, उनके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे पंकज मेहता साहब, प्रवीण मेहता साहब, परेश भाई बोरा, और मुंबई क्योंकि मैं जब आता हूँ कुछ नए लोग ज़रूर मुझसे मिलते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोगों से संबंध ऐसे हो जाते हैं कि लगता है कि उनका नाम लिए बगैर किसी सभा को संबोधित करना ठीक नहीं है। मैं जब मुंबई में पहली बार आया था, वीर सावरकर स्मारक के अंदर एक व्याख्यान था, वो पूरा परिवार मेरा परिवार का हिस्सा बना, लेकिन उसी ऑडियंस में मेरी मुलाकात मेरी माँ की उम्र की संगीता अलमाटी जी से हुई। वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता कि मैं मुंबई में हूँ और संगीता जी वहाँ ना हो। इस प्रोग्राम में ऐसे भी लोग हैं जो मुझे अमेरिका ले जाना चाहते हैं। मैं बार बार उनसे कहता हूँ, अमेरिका से ज़्यादा ज़रूरत भारत में है। अमेरिका के लोगों को समझ में आ गया है और वहाँ के लोगों को समझ में भी आया है, इसलिए उन्होंने भी सही आदमी का चुनाव कर लिया है। अरुण पटेल जी यहाँ मेरे बीच में मौजूद हैं। आपके शहर में मेरी एक बहन भी हैं जिन्होंने टेलीफोन पे ये इच्छा जाहिर की कि मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आप तत्काल बांधें, जैसे ही मैं मुंबई आऊँगा आप जब दिल चाहे जब बांधें, उसके लिए रक्षाबंधन का इंतज़ार न करें आप। रेखा बंडवाल हमारे बीच में हैं। उन तमाम सब लोगों का एक बार फिर दिल से शुक्रिया। मैं अपनी बात जहां वीरेंद्र भाई ने छोड़ी है, आपने टॉपिक तो रखा है वर्तमान और भविष्य की चुनौतियां, लेकिन मेरा मानना यह है कि आज का वर्तमान ऐसा क्यों है, उसके लिए आपको माजी में जाना पड़ेगा कि जो गलतियां हमने की, होने दी, किसी कारण से की, अगर जब तक आप उनको रेफरेंस के तौर पर भी अगर
उस तरफ अपनी नज़र नहीं डालेंगे तो वर्तमान पे आप चर्चा करते रहें और वर्तमान के बाद आप भविष्य की चुनौतियों को सोचते रहें। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि इस पेड़ में दीमक कब लगी थी, कैसे लगी थी, तो पूरी उम्मीद है कि उसका इलाज भी आप ठीक करेंगे। हमारे यहाँ वर्तमान पे बहुत चिंता होती है, हम तत्कालिक तौर पे चीज़ों को देखते हैं और उनकी कोई न कोई रेमेडी ढूंढने की कोशिश करते हैं। फ़कत ये है कि आचार्य चाणक्य के देश में हम वर्तमान पे चिंता करते हैं लेकिन भूत के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते कि आखिर हम नहीं ले रहे हिस्ट्री 5000 साल पुरानी। अगर हम 1947 से भी चले तो 1947 से लेकर के आज तक का दिन मात्र हिंदुस्तान या दुनिया की किसी भी इतिहास में एक क्षण के बराबर होगा। और ये जनरेशन, हम फॉर्चुनेट हैं कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1947 भी देखा होगा। लेकिन जिन लोगों ने 1947 देखा, उन्होंने 1947 के हालात का सही वर्णन नहीं किया, अगली जनरेशन को सही बात बताई नहीं, सत्ताओं ने नहीं बताई, व्यवस्था ने नहीं बताई, देश के बुद्धिजीवियों ने नहीं बताई, इतिहासकारों ने नहीं बताई, स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया। उसका नतीजा यह है कि आज 2020 में अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि चुनौती क्या है, तो मैं कहूंगा कि जिन्होंने 1947 में जो भूलें की थी, जो गलतियां की थी, उसको नजरअंदाज किया था, उनको 2020 को सही तरीके से देखना चाहिए। मैं नहीं मानता कि 1947 में हम लोग नहीं थे। हम भी ये बहुत सारी बात बार बार कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा क्यों होने दिया, ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसा क्यों नहीं करा, उनको क्यों प्रधानमंत्री बनाया, वो क्यों नहीं बने, वगैरह हजारों सवाल हैं। मैं कहता हूं कि हमारे सामने एक बड़ी चुनौती भी है और एक मौका भी है, मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूं। जिन्होंने 47 में कोई भूमिका नहीं निभाई है, उनके सामने खुला मौका है कि 2020 में पूरी ताकत के साथ अपनी भूमिका को निभाएं, जिससे कि कभी रिग्रेट ना करना पड़े कि हम तब नहीं थे। ऊपर वाले ने 70 साल में आपको मौका दिया है, पूरी ईमानदारी के साथ। इज्म कौन सा है, ये पार्टी कौन सी है, ये विचारधारा कौन सी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, जो जिस जगह बैठा हुआ है, जिस स्थिति में है, जिस स्टेजर पे बैठा हुआ है, उसके पास अपनी भूमिका तय करने का समय है। और अगर आज आपने भूमिका तय नहीं की, यकीन मानिए कि आप चले जाएंगे, आपको भी लोग उसी तरीके से गालियां देंगे, आपके बारे में भी उसी तरह से सवाल उठाएंगे जैसे सवाल आज हम गांधी पे उठाते हैं, पटेल पे उठाते हैं, नेहरू पे उठाते हैं, तमाम उन नेताओं पे उठाते हैं। लेकिन सवाल उठा पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। आपको करने का मौका मिला है, आप तय करें क्या करना है। पूरी परिस्थिति में कहीं कोई फर्क नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर समाज कंफ्यूज रहना चाहता है, उसका कोई इलाज नहीं है। जो 47 के हालात थे, वही इस वक्त 2020 में देश के हालात थे। और करीब करीब हम बहुत बार सोचते थे कि हमारा समाज क्या सो रहा था, समाज ने क्यों नहीं रिएक्ट किया, नेताओं ने अगर बहुत सारे गलत फैसले किए तो उनको रोका क्यों नहीं। करीब करीब ऐसे ही हालात इस वक्त इस देश में। जो ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं, उनके इरादे 47 में भी साफ थे, उनके इरादे 62 में भी साफ थे, 65 में भी साफ थे, 71 में भी साफ थे और आज भी साफ है। कंफ्यूजन हमारे अंदर है। हमने 70 सालों में जो भी कुछ भूले हमने की हैं, किन्हीं कारणों से की हैं, ना तो उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, न उनके ऊपर आगे एक्शन लेना चाहते हैं। बल्कि अब तो इंफॉर्मेशन के दौर में कोई ये नहीं कह सकता कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ मौलाना आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी बनाई कमेटियों के द्वारा ही है। आज इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि आपके पास ऐसा नहीं कह सकते आप कि आपकी मजबूरी है कि रोमिला थापर की लिखी हुई किताब ही आपको पढ़नी है, इरफान हबीब का बताया हुआ इतिहास ही आपको पढ़ना है।
आपके पास दुनिया के रेफरेंसेस हैं और इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप अपनी राय बना करके सही जवाब दे सकते हैं। लिहाजा थोड़ी देर के लिए जो स्लोगन हमने 1947 में बनाए और समय समय पर सत्ताओं ने अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया, संसद का इस्तेमाल किया, जुडिशरी का इस्तेमाल किया। फकत यह है कि इस हिंदुस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनको सत्ता का गुलाम बना दिया। अब 70 साल के बाद हर तरीके की सरकार आपने देखी, हर तरीके की सरकार आप बना चुके हो। जितने भी एक्सपेरिमेंट हो सकते थे वो सब आप कर चुके हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 पैदा नहीं हुई, 2014 इसलिए पैदा हुई कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। और जब आपको ये लगा, जितना भी आपके पास ऑप्शन थे आपने सारे इस्तेमाल कर लिए। रीजन के नाम पे, भाषा के नाम पे, जात के नाम पे, इसके नाम पे, अगड़ों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे। और अब तो कमाल हो गया है इस देश के अंदर, अब दलित है और उसमें भी एक महादलित है। ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है। इस सिलसिले को इस समाज ने, कोई मानता नहीं था इस बात को। जब हम बाहर ये बात कहा करते थे तो लोग कहते थे आप क्या बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर ये मुमकिन है। लेकिन हम सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि 1970 में, 1947 में जो भी कुछ हुआ हमारी उसमें कोई भूमिका नहीं थी। हम एक मूक दर्शक की हैसियत में देख रहे थे कि कश्मीर में क्या हो रहा है। लेकिन इस दौर में हमें इस बात का फख्र है कि जो गलती हमारे बुजुर्गों ने सत्ता के लालच में कही थी, उस गलती को हमने अपने सामने खत्म होते हुए देखा है। यहां तक का जो सफर है, जिसकी तरफ पूरा देश चिंतित है, देश भर में लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ये पहली बार में भारतीयों के बीच में एक ऐसी भूख जिसे कह सकते हैं, आप उसे राष्ट्रवाद का नाम दे दें, आप उसे किसी भी चीज का नाम दे सकते हैं, लेकिन भारतीय समाज को पहली बार अपनी कमियों को जानने, उन कमियों को सुधारने और क्या सच है उसको सुनने की जबरदस्त भूख पैदा हुई है। और यही एक कारण है कि आप जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे जैसे आप उनके झूठे तर्कों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वैसे वैसे उन लोगों को डर लगने लगा है। अभी आपने कोई कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है जिसे इस देश के संविधान के विरुद्ध माना जाए, इस देश में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ माना जाए। ये ताकत जिसको लोग पिछले कई सौ सालों से कायरता समझ रहे थे, कुछ लोग समझ रहे थे कि हिंदू हजारों जातियों में बटा हुआ है, हिंदू लालची है, हिंदू धोखेबाज है, ये तमाम सवाल सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ और जिस मेरे परिचय में बताया गया उस 12 साल उस मुल्क में रहा जहां आपके बारे में बहुत कुछ सही भी सोचा जाता था। और मैं ये मानता था कि ये वो बात सोच रहे हैं जो गलत नहीं है, लेकिन भारत के लोगों को कभी अपनी शान में, अपने सम्मान में कभी उनको ठेस ही नहीं पहुंचती थी। हम कौन थे, कहां से आए, कहां चले गए, और दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। और मैं बार बार कहता हूं कि आपसे बड़ा समाज, बड़ा पढ़ा लिखा समाज, बड़ा बुद्धिजीवी समाज, बड़ा इंटेलेक्चुअल समाज अगर आपके बारे में कुछ सोचता थोड़ा बहुत गलत, तो बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि कम से कम हमसे सुपीरियर लोग सोच रहे हैं। मेरा दुख इस बात का है कि जिन्होंने 14 साल में एक सुई नहीं बनाई है, जिन्होंने 14 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हर सिविलाइजेशन को तबाह किया है, उन्होंने भी आपके ऊपर राज करा है। वो आपको आज बता रहे हैं पूरी दुनिया में हम क्या हैं और आप क्या हैं। इसलिए 2020 और 2019 मेरे लिए महत्वपूर्ण है।
कि 2014 में बहुत लोगों ने कहा कि ये तो लोगों का गुस्सा था, लोगों की नाराजगी थी, कई सालों की उस नाराजगी की वजह से लोगों को कहीं वोट देना था और उन्होंने वोट दे दिया और वो इत्तेफाक से हुआ ये कि मोदी साहब को मिल गया। और उसके बाद में कई एनालिसिस हुई, तमाम बड़े बड़े अखबार वालों ने, एडिटर ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, साइंटिस्टों ने अजीबोगरीब धमकियां देना शुरू की। यानी लोकतंत्र में अगर जो आदमी जिसको आप जिताना चाहते थे वो हार गया और जिसको नहीं जिताना चाहते थे वो जीत गया, तो लोग बोले कि लोकतंत्र खतरे में है। अब ये जुमला उनका कुछ दिन तो चला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अगर ये जीत गए तो हम चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? चले जाएंगे, आपको पहले से रोका तो था नहीं। तो ये आपकी एक सेट मानसिकता है कि हम बुद्धिजीवी हैं और हम ही देश चला सकते हैं, हमारे अलावा कोई देश चला ही नहीं सकता है। क्योंकि देश चलाने का जो हुनर और फन ट्रांसफर ऑफ पावर से कुछ लोगों को मिला था, वो समझते थे कि ऐसे ही चलेगा। तो उनको यकीन नहीं था कि 2014 के बाद बहुत लोग इसलिए रोक रहे कि शायद हो सकता है कि हम रोक देंगे अगली बार। तो 5 साल में जितने भी उनके पास हथियार थे उन्होंने सबका इस्तेमाल कर दिया। यह भी हो सकता था थोड़ा इंतजार तो कर सकते थे वो लोग, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास अवार्ड है, अवार्ड भी हम वापस कर देंगे, हमने किताबें लिखी, किताबें भी हम वापस कर देंगे। कुछ एडिटर थे वो जाने वाले थे, लगा हुआ ये कि 2014 से 19 तक अब उनके पास कुछ बचे नहीं वापस करने के लिए। और आपने भी पूरी शांति के साथ, पहली बार, मैं नहीं जानता कि 5000 साल पुरानी जो हमारी सभ्यता है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि उसका रिटन इतिहास है, हम सनातन के लोग हैं, वो सब है, लेकिन 70 सालों के अंदर भारतीय समाज को उसके अंदर इतनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ सकती है, उसके अंदर देश को लेकर के इतनी प्रतिबद्धता आ सकती है, ये कमाल की थी। तो जो लोग 2014 के चुनाव को गुणा भाग से देखते थे टेलीविजन पे, तो माशाल्लाह इस देश में जो टेलीविजन पे आता है वो तो अल्लाह मियां का ज्ञाता हो जाता है, उसमें तो अद्भुत ज्ञान होता है, उसके अलावा ज्ञान होते ही नहीं है। एक अकेला 15 लोगों को ज्ञान देता रहता है। तो ये लोगों को था कि ज्ञानी तो हम ही हैं, बाकी लोगों को तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, तो कोई नया नैरेटिव कैसे आएगा? तो खूब नैरेटिव भी निकाले गए और मीडिया ने भी अपना रोल प्ले किया, लेकिन आपने खामोशी से चुपचाप बगैर शोर मचाए उन लोगों को जो बार बार ये कहते थे कि 2014 तो किसी के गुस्से के कारण पैदा हुआ है और 2014 से 2019 तक सबसे ज्यादा अत्याचार भी आप ही पे हुआ। सारे ऐसे काम किए गए कि साउथ मुंबई की सभा है, यहां जो उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें हमारे एक मित्र हैं झुंझुनू के, उन्होंने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी है कि पूरे देश में जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें 27% सिर्फ साउथ मुंबई का हिस्सेदारी है, डायरेक्ट टैक्स। तो कभी आप भी एक बार सरकार से पूछते कि जो टैक्स हम देते हैं ये जाता कहां है? एक आध बार तो पूछने का हक है आपको कि नहीं? टैक्स देने का अधिकार है तो इसका भी आपके पास अधिकार होना चाहिए कि भाई हमारे टैक्स से सड़कें बने, हवाई जहाज बने, ये समझ में आता है, लेकिन हमारे टैक्स से मूसा आतंकवादी को 12 लाख की एफडी की जाएगी, ये नहीं हो सकता। ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। कश्मीर में एक योजना चलाई थी स्कार्फ वाली मैडम ने और बड़ी नाराज थी हमसे, तो खासतौर से नाराज है, उनके वालिद साहब भी बहुत नाराज थे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जितनी हमको धमकियां दिलवा सकती है दिलवाई नहीं, लेकिन उनको शायद ये गलतफहमी थी कि मैं किसी धर्मशाला में पढ़ा हूं। मैंने उन्हें बताया कि जहां से पाकिस्तान बनने का आइडिया था मैं वही पैदा हुआ। आपकी फितरत को जानता हूं और आपकी धमकियों को भी जानता हूं।
किसी गलतफहमी में मत रहिएगा महबूबा मुफ्ती जी। आप कश्मीर से निकल के दिल्ली नहीं पहुंचती, आप वहीं बैठे बैठे धमकियां देती हैं। कई प्रोग्राम उन्होंने मेरे कैंसिल करे हैं, लेकिन मैंने भी ये ठान ली थी कि किसी भी कीमत पर पूरे देश को बताऊंगा कि ये आर्टिकल 35 है क्या, इसके साथ क्या हुआ है। और जब पूरे देश को आर्टिकल 35 के बारे में पता चला तो मेरा विश्वास इसलिए बढ़ा। नहीं, मैं तो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। जिस मुल्क से नंबर 2 के पैसे लेकर के इस देश में स्लीपर सेल का लोग काम करते थे, उसी देश से नंबर 1 में पैसा लेता था। अब उनके यहां की हेडलाइन छपती है कि पैसा हम देते थे, काम ये हिंदुस्तान का करता था। अब उनको की तकलीफ है, मैंने नौकरी छोड़ दी उन बेचारों की। हमारे यहां किसी भी बात को, किसी भी समस्या को कैसे साइड ट्रैक कर दिया जाए, उसे आगे बढ़ा दिया जाए, उसको कन्फ्रंट नहीं करते हम, उसको आगे बढ़ा देते हैं। और उस आगे बढ़ाने में कोई भी नए किस्म का स्लोगन, कोई भी नारा गढ़ दो, समाज को बता दो, समाज बिजी हो जाता है। और वैसे भी हम लोग जो हैं बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि कश्मीर में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है। हमारा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि कौन, हाँ, हमसे क्या लेना देना, जब यहां होगा तब हम बताएंगे। कश्मीर में कोई धारा 35 और 370 नहीं हटी है। सिर्फ जो लोग इसको एक धारा मानते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी वही है। मैंने धारा नहीं माना। जिन लोगों को इस्लाम के बारे में बड़ा भ्रम है, बिना पढ़े ही उसमें नोबेल प्राइज विनर हैं और पूरे दावे से कहते हैं, इतने दावे से तो वो मौलवी साहब भी नहीं कह रहे जिन्होंने कुरान पढ़ा है। लेकिन ये फैशन है हमारे यहां कि हमें हर चीज पे बोलना है। बल्ला पकड़ना आता नहीं है, लेकिन तेंदुलकर को इस बॉल पे ऐसा शॉट मारना चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम है। हम हर चीज के एक्सपर्ट हैं। और अगर कोई ये पूछेगा मुझसे आकर कि साहब इसमें बोलिए, तो मैं जैसे इकोनॉमिक के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, तो ये कहने में शर्माते थे इस विषय के बारे में जानता नहीं, उसमें किसी और से पूछिए। हम उस पर भी राय देते थे। टेलीविजन का माइक सामने आने के बाद कुछ भी बोल देते हैं। जो लोग पिछले कई सौ सालों से इस गलतफहमी के शिकार हैं कि इस्लाम इज ए रिलीजन, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। आज आपको समझ में शराब देर से आया है। मेरी पूरी बचपन से लेकर अब तक की स्टडी ये कहती है, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। हम चीजों को क्यों छुपाते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा। आप किसी को गाली नहीं दे रहे, आप किसी का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप सच को सच नहीं कह रहे तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे यहां एक अपॉलोजिस्टिक एटीट्यूड बना हुआ है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता। कमाल है। यहां तक तो मैं मानता हूं कि आतंक का सच में कोई धर्म नहीं होता। अगर आपने को सही बात बताई जाती तो आप इस नैरेटिव को उसी दिन खारिज कर देते, क्योंकि आपके और हमारे बीच में ऐसे ऐसे नैरेटिव गढ़े गए हैं कि हमको उसका मतलब भी नहीं पता। मैंने कल भी युवाओं के सामने कहा कि सारे धर्म बराबर हैं। सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक है, अनादिकाल से है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक एक ही धर्म था और है और रहेगा, उसका नाम है सनातन। इसलिए धर्म एक है पूरी दुनिया में, अगर कोई है। मजहब और रिलीजन बहुत सारे हैं। इंग्लिश के वर्ड रिलीजन का ट्रांसलेशन हिंदी में धर्म नहीं हो सकता।
हमने मजहब और धर्म को एक ही तराजू में रखा हुआ है। हिंदी में रिलीजन का मतलब पंथ होता है, धर्म नहीं होता। इसलिए जब कोई ये कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं कहता हूं बिल्कुल सही। तुम ईमानदार मुसलमान हो, सच में आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का मजहब होता है। और कमाल यह है कि छोटी छोटी घटनाओं से लोगों को आतंक का मजहब पता चल जाता है। एक ही दुनिया में मजहब है कि उस आतंक का मजहब नहीं हमें पता चल पा रहा। इसलिए कि हम पॉलिटिकली करेक्ट होने की बीमारी से ग्रस्त हैं। सच से कहने से कोई नाराज हो जाएगा, इसलिए उस सच को सिर्फ किसी तरह से किनारा कर लो। पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस्लामिक आतंकवाद है। हम वैसे तो अमेरिका की बड़ी नकल करते हैं, मौका मिले तो जाना भी चाहते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट आपके प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर कहता है कि इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला यूएस और भारत मिलकर करेंगे। वो बता रहे उसको कोई डर नहीं है। उनकी तो पॉपुलेशन 35 करोड़ है पूरे अमेरिका की, और आपके यहां तो 35 करोड़ वो है। तब भी आप नहीं बोल पा रहे। अरे कम से कम अपने यहां जो डर बैठा हुआ है, यहां जो कंफ्यूजन है, जब तक ये ठीक नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर का जिन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है वो आज के कश्मीर को देख रहे हैं। कश्मीर में बकरा ईद के दिन कसाई बुलाया जाता था मुर्गी को काटने के लिए। ये इतने बहादुर लोग थे, ये इतने बहादुर लोग थे। लेकिन आज उनकी जेबों में बम और हाथ में क्लशिंकोव है। जिस दिन यहां से कंफ्यूजन ठीक हो जाता है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि साहब आप तलवार हाथ में रखें और चाकू हाथ में रखें और रिवॉल्वर हाथ में रखें। जिस दिन यहां से कंफ्यूजन ठीक हो जाएगा, आपके हाथ तलवार की तरह काम करने लगेंगे। आप डर से ग्रस्त हैं। और जो हमारा एलीट समाज है उसकी संकट दूसरा है। वो सत्ता और व्यवस्था को चलाता तो है, लेकिन स्टेटस को बनाए रखना चाहता है। वो तर्कों से, लॉजिक से, रीजनिंग के साथ में उस समस्या का समाधान निकालना चाहता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई आतंकवादी आपके सामने आ जाए, एक एक चप्पल लेके, आप उससे भी रुको 2 मिनट में भजन करता हूं। और भजन करने से मनुष्य का मन बदल जाता है। और आपने एक भजन खत्म किया, दूसरा शुरू किया, तीसरा शुरू किया, उसका मन नहीं बदल रहा। आखिर में उसने कहा तुम बहुत देर होगी बकवास करते, धड़ धड़ तो गोली मारी चला गया। इस देश में जो हमारी एलीट क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो इस तरीके से समस्याओं को हल करना चाहती है। ये बात अलग है कि एक एलीट नहीं थे, फकीर थे। वो कहते थे कि मैं फकीर हूं, लंगोटी बांध के घूमते थे। उन्होंने भी कहा कि जो मुसलमान तुम्हें मारे उसका दिल जीतो। वो मुसलमान का दिल जीत नहीं पाए। अगर गॉडसे का जीत लेते तो ये होता नहीं। चीजों को कहने से लोग डरते हैं। मैं अपने करीब हर भाषण में कहता हूं कि हम कैसा समाज को बनाया है कि जो हमारा फेथ है, फेथ पे बहुत सारी जगह डिबेट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमारे यहां डिबेट होती है। और हम तो वो समाज है कि जिस समाज के अंदर
ये वाइब्रेंटपन जो है यही उसको जिंदा रखे हुआ है। लेकिन हमारे देश में कुछ चीजों को ऐसा बना दिया गया है कि अगर आपने उस पर डिबेट की, उनके किसी कार पे, एक्शन पे, उनके किसी फैसले पे 50 साल के बाद भी अगर कोई आपने चर्चा की तो राजस्थान सरकार पुष्पित पे बैन लगा देगी, क्योंकि ये गांधी पे बहुत बोलते हैं। तो गांधी जी हमारे यहां भगवान राम से भी बड़े हैं, उन पर चर्चा नहीं हो सकती। वो अच्छे थे बुरे थे वो एक अलग बात है, लेकिन इतिहास में हर एक पे चर्चा होती है, उन पे भी होनी चाहिए। किस पे चर्चा हमारे यहां नहीं हुई है? किसके चरित्र को हमने पॉलिटिकली उसकी एनालिसिस नहीं की है? होनी चाहिए। ये न करने की बीमारी ने हमें कुछ ऐसे लोगों को ऐसी मूर्ति में खड़ा कर दिया है कि जो भी कुछ उन्होंने किया है हम दिल में तो कहते हैं और मानते भी हैं। 30 जनवरी को खुश भी होते हैं और 2 अक्टूबर को रोते भी हैं। ये अजीब समझ क्या बात। नाथूराम गॉडसे अच्छा था बुरा था ये विषय नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पार्टी सत्ता के नजदीक, राष्ट्रवादी पार्टियां जब आने लगती हैं तो उनको पता है कमजोरी क्या है इनकी। जैसे ही पहुंचती है, देखिए साहब नाथूराम गॉडसे के लोग आ गए, ये संविधान में आग लगा देंगे, ये मनुवाद को शुरू कर देते हैं, और उससे पहले कि ये पहुंचे बेचारे, इनके कदम ही यही रुक जाते हैं डर के मारे। ये इतने डरे हुए हैं। मैं कहता हूं कि नाथूराम गॉडसे ने एक गलत काम किया। उस समय के कानून के मुताबिक उसे हथियार से किसी की जान नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या नाथूराम गॉडसे के ऊपर बात नहीं हो सकती? नाथूराम गॉडसे ने ऐसा क्यों किया? क्या करना चाहिए था? मैं होता तो क्या करता? क्या कारण थे? इस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि नाथूराम गॉडसे का मुंह से नाम लेते ही हो ये तो आरएसएस के लोग हैं, ये तो गांधी जी के हत्यारे हैं। हमारे यहां अफजल गुरु पे चर्चा हो रही है, मूसा पे हो रही है, दुजाना पे हो रही है, बड़े बड़े आतंकवादियों पे हो रही है, लेकिन भाई मेरे, उसका जो भी उसने किया उसको हम सही पर्सपेक्टिव में बात तो कर सकते हैं। नतीजा जो दिन चाहे आप निकालें। उसने हत्या की, उसको भारतीय कानून के हिसाब से सजा मिली, उसने सजा को एक्सेप्ट किया और फांसी पे चढ़ गया। उसने क्यों किया इस पे चर्चा तो हो सकती थी, लेकिन इस पे चर्चा नहीं की हमने। सर उसकी स्पीच क्यों बैन की गई? मैं किससे पूछ रहा था? सवाल पूछना चाहिए सबने। मैं पूछूंगा सर, आप मुझे आगे से पूछूंगा। मेरा कहना यह है कि 2-3 घटनाओं को आप देखें, फिर मैं असली टॉपिक पे आता हूं। जिस वक्त माउंटबेटन ने बुलाया विजनरी प्रधानमंत्री को, उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, कहा शिमला चले आए आप फौरन, तो थोड़ा नानुकुर की उन्होंने, और वो नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको भनक लग गई थी कि मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन जैसे दुनिया में होता है, जिन्होंने भी चाणक्य को पढ़ा होगा या चाणक्य सीरियल भी देखा होगा, तो भी उनको समझ में आ गया होगा कि सत्ता चलाने के लिए कुछ भी किया जाता है। माउंटबेटन ने वो कमजोर कड़ी का इस्तेमाल किया, तो नेहरू जी बड़ी तेजी से शिमला चले गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का उनको मैंडेट नहीं था, मौसम बेईमान था, और वहां उनको भी बुलाया गया जो कायदे आजम पाकिस्तान के हैं, उनका यहां साइन करो, साइन हो गया। आपको ये घटना मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जिस वक्त ये सब चल रहा था, क्या गांधी जी को नहीं पता था? गांधी जी को वैसे बहुत सारी चीजें पता रहती थी जो नहीं पता होनी चाहिए। गांधी जी ने का विवाद अंबेडकर के साथ हुआ, गांधी जी ने उनसे बातचीत कम की, ये कहा कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा अगर तुमने अपनी बात नहीं वापस ली। अंबेडकर
अम्बेडकर की किताब जितनी भी हैं इस देश ने पढ़ी नहीं। अगर इस भारतीय फ्रीडम मूवमेंट के बाद आजाद भारत में सबसे ईमानदार अगर कोई नेता था, सबसे ईमानदार था, बिना लाग लपेट के उसी भाषा में बात करता था जिस भाषा में आज देश सुनना चाहता है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर साहब, गांधी जी, आपकी बात से मैं एक राय नहीं हूं, लेकिन बात मेरी सही है, मगर आप देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं, लेकिन बात मेरी सही है। ये कहने की हिम्मत थी। लेकिन गांधी जी को ऐसा लगा कि ये तो कोई उनको ब्रह्मास्त्र मिल गया है। यही उन्होंने अप्लाई किया सुभाष चंद्र बोस के साथ में। लेकिन आप तमाम सारे लोग जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, कोई किताब, कोई मैगजीन, कोई अखबार ऐसा मुझे बताएं कि जिस वक्त जिन्ना और नेहरू भारत के विभाजन पे चर्चा करने के लिए गए थे, उसी दरमियान गांधी जी ने एक बयान दिया था। यह मेरा आरोप है, यह मेरा इंटरप्रिटेशन है। उस इतिहास की जानकारी के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं इसको इस तरह भी सोच सकता हूं। आप हो सकता है सहमत हो, असहमत हो। जिस वक्त ये तमाम सारी चीजें चल रही थी, उसी वक्त गांधी जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, और वो बयान, उसकी चर्चा बहुत होती है, ऐसे उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, लगता है वो क्या आदर्श बात बोला था। जिस नेता के ऊपर पूरी दुनिया का, अंग्रेजों तक का यकीन था, उसकी बात से भारत के लोग अपने हाथों में हथियार अगर होता था वो नीचे रख देते थे। इतना जादू था उस आदमी का। लेकिन जादू का गलत इस्तेमाल जब उन्होंने किया, उसका नुकसान हुआ। जिस दरमियान ये हॉबनॉबिंग चल रही थी, जा रहे थे, आ रहे थे, कहां से बटेगा, कैसे बटेगा, किस तरह बटेगा, उसी दरमियान गांधी जी ने एक बयान दिया कि अगर भारत का विभाजन हुआ तो मेरी लाश पे होगा। यह बयान आपने सुना है? सबने सुना है, लेकिन इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ये उसी वक्त दिया गया जब देश को इस बात की थोड़ी खलबली थी कि देश बंटने जा रहा है। क्या गांधी जी उस कॉन्स्पिरेसी के हिस्से थे कि लोगों का ध्यान बढ़ जाए और लोग इस तरफ सोचने लगे कि देश तो बट ही नहीं सकता क्योंकि गांधी ने कह दिया है? इस बयान देने की जरूरत क्या थी? अगर उन्हें पता था कि देश बट रहा है तो गांधी जी कब जिन्ना के सामने, कब नेहरू के सामने धरने पे बैठे कि किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि अम्बेडकर ने बात मान ली और सुभाष ने बात मान ली, तो फिर आप उनके सामने क्यों नहीं बैठे? क्यों धरने की धमकी नहीं दी आपने? कहां गायब थे आप? लेकिन आपने जो बयान दिया उससे देश को आपने एक भरोसा दिलाया कि गांधी ने कह दिया है कि देश नहीं बटेगा और मेरी लाश पे बटेगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। आप मुझे बताइए, आप जिस पे भरोसा करें, जीवन लगा दे जिसके ऊपर, उसकी हर बात को आप आंख बांध के पूरा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मैं मानता हूं कि नाथूराम गॉडसे जब तक उसने ये कृत्य नहीं किया था, उससे बड़ा गांधी का कोई फॉलोअर नहीं था। मैं नहीं जानता कांग्रेस पार्टी में कितने लोगों ने गांधी की बात मानी या नहीं मानी। इतिहास तो यह भी बताता है कि नेहरू जी ने कांग्रेस तोड़ने की धमकी दे दी थी। लेकिन नाथूराम गॉडसे ने गांधी के शब्दों पे यकीन किया। उससे बड़ा फॉलोअर कौन हो सकता है? हम चीजों को एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ से भी तो देखना चाहिए। उसका विश्वास, उसका यकीन, उसका भरोसा गांधी के शब्दों पे था। जितना ज्यादा भरोसा किसी पे आप करेंगे और जब आपका भरोसा टूटेगा तो जिस पागलपने तक की हद में आप भरोसा करते हैं, उस पागलपने हद में आप उस भरोसा टूटने के बाद कुछ भी कर देते हैं। लिहाजा जो लोग नाथूराम गॉडसे को एक दूसरी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो करें। उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, ना मेरी कोई पार्टी है, ना मेरी कोई विचारधारा है, ना मैं किसी इज्म से जुड़ा हुआ हूं। मेरे पूरे मूल में मुंबई हो, गुजरात हो, दिल्ली
वो देश का कोई कोना हो, मेरे मूल में सिर्फ राष्ट्र है, उसके अलावा मेरे मूल में कुछ है ही नहीं। लिहाजा मुझे कहने में कहीं डर नहीं लगता है वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, फला पार्टी को क्या होगा, किसको क्या होना, मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि इस देश में लोगों ने या तो पार्टियों के बारे में सोचा है, या जातियों के बारे में सोचा है, या अपना एजेंडे के बारे में सोचा है। राष्ट्र के बारे में सोचना इस देश ने बहुत पहले बंद कर दिया था। ये बात अलग है कि ऐसे हालात हुए कि आपने 2019 में जो वोट दिया है, बहुत सारे लोग होंगे उन्होंने किसी और पार्टी को भी वोट दिया हो, लेकिन इस देश की मेजॉरिटी ने पहली बार, आप उसको सोशलिस्ट के एंगल से देखेंगे, हम एक जर्नलिस्ट के एंगल से भी देखते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जर्नलिस्ट जो कुछ देखते हैं वही सही होता है। आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं? मेरा 2019 के चुनाव का इंटरप्रिटेशन है कि सरकार नहीं बदली इस देश में, पहली बार 1000 साल के बाद समाज ने बदलने का रुख किया। इसलिए 2000 में ना आप यादव थे, ना ठाकुर थे, ना ब्राह्मण थे, ना दलित थे, कुछ थे ही नहीं। आप ऐसे ऐसे गरीब लोगों से मैं मिला उस दौर में जिनके तन पे पूरे कपड़े नहीं थे। मिडिल क्लास के लोग लगातार, उनको इनकम टैक्स में ये नहीं छूट दी, हमारे ऊपर जीएसटी लगा दिया, हमारे ऊपर ये कर दिया, ये कर दिया। इस सब के बाद मैंने उस समाज से ऐसी ऐसी बातें सुनी जो मुझे लगता था कि ये समाज इतनी तेजी से बदल सकता है। ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन हम वोट इसको देंगे क्योंकि ये देश बनाने की बात कर रहा है। ये पूरे आपकी सोच में करता है। और आपने सनातनी होके पहली बार वोट दिया, आपने यादव ठाकुर ब्राह्मण होके नहीं दिया। इसलिए मैं ये बात इस रेफरेंस में कहना चाहता हूं कि लोगों को लगा कि 1000 साल 500 साल हमने राज किया है, फिर अंग्रेजों ने किया है, ये तो बहुत ही ऐसी कौम है, इसको तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो आज भी कर रहे हैं। आपने 2019 में जब वोट दिया था तो इस देश के दुश्मनों और गद्दारों को, जो भारत के अंदर करोड़ों की संख्या में हैं, उनका पहला मॉरल इसी बात से टूटा था। आपने कुछ नहीं किया, कोई एक छप्पर नहीं उठाई, किसी को गाली नहीं दी, गलत जगह बटन दबा दिया। और बटन दबाना भारत में कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं। सिर्फ आपने अपने होने का और अपनी सभ्यता और अपने संस्कारों का, अपनी संस्कृति का सिर्फ परिचय भर दिया और वोट दबा करके आप घर में आके बैठ गए और फिर टीवी पे देखा 23 मई को, और जो डिब्बे में से निकला, आप हंस रहे थे, वो तमाम सब रो रहे थे। उनको लगा एक फिर अगले 5 साल की मुसीबत आ गई। और इस बात के मैंडेट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का इस बात को अंदाजा था। इसकी भनक मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल तो हमारे दोस्तों ने 2014 में कर दी थी। सिवाय पूरे कश्मीर के अलावा पूरा देश हमको पागल समझ रहा था। कश्मीर वाले समझ गए थे कि हमारी जड़ पे हमला कर दिया इसने। पूरा देश हमको मूर्ख समझ रहा था, कह रहा था पता नहीं कौन सा उठा के लाया होता है, इसका मतलब क्या है, इससे होगा क्या, ये कैसे होगा, ये होगा, इतने सारे सवाल थे। लेकिन हम तो लीगल बैकग्राउंड के नहीं थे। हमने कहा किस तरह शांति से बात सुन लो, अच्छी लगे तो मानना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो कुछ पैसा लेते नहीं बोलने का। पूरे देश में आर्टिकल 35A की वो कहानियां जो आज भी हमारे समाज को नहीं पता है। लेबनान के किसी माइग्रेशन में एक बच्चा समुद्र के किनारे गिरा पड़ा होता है और उसकी तस्वीर छप जाती है, हमारी आत्मा जागने लगती है। हमको इतना कष्ट होता है, लगता है कि बस नहीं चलता, परिवार को छोड़ के लेबनान जाके उस बच्चे को जिंदा कर दें। हम अजीब मक्कार और ढकोसले वाले लोग हैं। हमारे घर में लाश पड़ी है, उसकी हमको चिंता नहीं है। हम अपनी मानवता दिखाते हैं 5000 किलोमीटर दूर, अगर वहां कोई जंग हो रही है और बच्चियों की तस्वीर आ रही है तो उसको देख के हमारा मन बड़ा पसीजने लगता है।
इसी भारत में आर्टिकल 35A की वजह से पाकिस्तान से आए हुए 5600 परिवार जो बाद में 7.5 लाख हो गए, उन 7.5 लाख लोगों को 5 अगस्त 2019 से पहले तक देश ने कभी उनके बारे में पूछा नहीं। 7.5 लाख लोग 70 साल से भारत की धरती में जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जिहादी और इस्लामिक सरकार ने उनको नागरिकता नहीं दी थी। 50,000 से सिलसिला शुरू हुआ और 5 लाख पे जाके खत्म हुआ। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने ही देश के अंदर उनके पड़ोसियों ने, पाकिस्तान के आए आतंकवादियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने, हुर्रियत ने, JKLF ने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को इसी देश की धरती पे अपने घर से बेघर कर दिया। हमारी आत्मा नहीं जागी कभी। हमने कभी नहीं सोचा कि एक बार कश्मीर जाके देख लें कि 5 साल के बच्चे को कैसे उछाल के मारा गया। हमने एक कहानी नहीं पढ़ी 2,500 लोगों में से, एक कहानी नहीं पढ़ी, क्योंकि हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है। हमारी चेतना बड़ी सेलेक्टिव है। ये वो देश है जहां कुछ एक भीड़ ने अखलाक नाम के किसी आदमी को सिर्फ इस बुनियाद पे, इस गलतफहमी में, इस र्यूमर में या इस सच्चाई में भी कुछ थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि उसने मार दिया कि उसने कोई गाय का मांस अपने घर पे रखा था। उसकी मौत गलत थी, नहीं मारना चाहिए था, लेकिन अखलाक के मरने की खबर पूरी दुनिया में फैली। इस देश में चुनाव में इस्तेमाल हुई, लेकिन इसी देश में परसों 19 जनवरी को पूरी दुनिया के अंदर जो भाग के कश्मीरी हिंदू पंडित गए हैं वो जिनोसाइड दिवस मनाते हैं। 19 जनवरी 1990 को 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित जो उस कश्मीर के कश्यप ऋषि के वंशज थे, उसमें से 2,500 लोगों को मारा गया। बाकी लोग भाग के पूरे देश में चले गए। इसके बारे में मैंने देश में कोई चर्चा नहीं सुनी। कहीं किसी का मन नहीं पसीजा, कहीं किसी की आत्मा ने उसको झकझोरा नहीं, और उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने किसी मुसलमान को नहीं मारा था कश्मीर में, उन्होंने किसी मस्जिद को गाली नहीं दी थी, बल्कि एक साहब तो इतने बड़े विद्वान थे कि जब उनको लेकर के बाहर गए और मारा गया तो कहा कि जरा तलाशी लो, तो उनके घर पे उस वक्त कुरान शरीफ था जिसका वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। और जब वो चले गए तो हमारा अजीब समाज है, इसकी तरफ आत्ममंथन होना चाहिए। सब कुछ हम दूसरों पे रख करके हम चैन की नींद सो के कह सकते हैं कि सब दूसरों की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हुआ उसको लेकर के क्या कभी हमने इस देश में सरकारों पे कोई दबाव बनाया? हम तो लगातार ये कहते रहे, बताओ यार कैसे लोग हैं, 5.5 लाख लोग थे, इनमें से भी 100 लोगों को हथियार उठा लेना चाहिए था, और ये हथियार में उठाए बड़े कायर लोग। हमने इस तरीके की बातें की, लेकिन उस स्थिति को नहीं समझा। और ये स्थिति बनी क्यों? इससे इसलिए अपने आप को दूर रखा क्योंकि हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। हम करेंगे तो पता नहीं होगा नहीं होगा। इसलिए मेरा यकीन बढ़ा कि आर्टिकल 35A को जब पूरे देश के सामने हमने रखा और देश ने उसको समझ लिया, तो उसका दबाव बताता हूं क्या होता है। हम बहुत छोटे से लोग हैं, इस 130 करोड़ की आबादी में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमें यह यकीन था कि आज इंफॉर्मेशन के दौर में लोग हमारी बात को सुनेंगे। हो सकता है वो चैलेंज करें तो हमारे पास उसका तर्क ढूंढने का हमें मौका मिलेगा कि हम उसको ढूंढें कि हमने कौन सी ऐसी बात कही है जो गलत है। लेकिन मैं उस दिन बहुत खुश हुआ कि हमने 2014 से जो लड़ाई शुरू की थी, 2019 में एक पार्टी जिसके मैनिफेस्टो में पिछले कई सौ सालों से हम देख रहे हैं
370 को हटाएंगे, 370 को हटाएंगे। कई चुनाव इस देश में हो गए 370 को हटाते हटाते वो हटी नहीं रही थी। उसी पार्टी ने 20 चुनाव में अपना जब मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें लिखा कि 370 हटाएंगे और फिर लिखा 35A भी हटाएंगे। इशू ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी ने कहा ये हटाएंगे। हमको ये समझ आ गया कि हम इस बात में कामयाब हो गए हैं कि देश के अंदर हमने 35A का दबाव बनाया। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे हम दबाव बनाए हैं क्या भाई, लेकिन ये मुझे समझ में आ गया कि देश के लोगों को सच बता दोगे तो लोग चौराहों पे पुलियों पे जब चर्चा करेंगे तो सरकार के पास भी इस बात का इंफॉर्मेशन है कि समाज में किस चीज को लेकर गुस्सा है। आपने अपने गुस्से का इजहार किया, एक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा और आजाद भारत के अंदर पहली बार इस सरकार को पता था कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है 282 से 303 पहुंचाया है, ये सड़क पड़क बनाने के लिए नहीं दिया है। उसने इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बनाई, उनका हो गया, सड़कें बन रही ना, कितनी बनाओगे सड़क, बन रही सड़कें, जीएसटी भी हो गया, ये भी हो गया, ढंग का काम करो। इस दबाव का कारण क्या है कि आप कई हजार साल से जो नहीं बोल रहे थे यकायक बोलने लगे, सवाल पूछने लगे, अपनों से पूछने लगे, तब उनको लगा। और मैं कल बच्चों के सामने कह रहा था, ये बात इसलिए रिपीट करता हूं कि इससे आपके अंदर साहस पैदा हो, अपने अंदर का भरोसा पैदा हो, क्योंकि अभी हम पहली स्टेज पे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, इतने सवाल लोग करते हैं, लगता है कि बस सवालों में पैदा हुए थे। आपने जो लगातार प्रेशर बनाया, उस प्रेशर का सत्ताओं पे कैसे काम करता है। 23 मई को रिजल्ट आया, 303 सीटें मिली। आप यकीन मानिए कि जरा देखिएगा, सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप YouTube पे चले जाइए। किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया कि अब यह सरकार आ गई है, अब हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं भाई, अब राज्यसभा में बहुमत होगा। तो कुछ लोग मजाक में कहते थे ये तो ऐसे लोग हैं कि कहेंगे राज्यसभा में बहुमत होगा, अब कहेंगे यूएनओ में बहुमत होगा तब करेंगे। लेकिन इस गुस्से से सरकार दो चार थी, इसलिए आपके दबाव ने उस सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि जिस संसद के जिस सदन में उनका बहुमत नहीं था, संसद के इतिहास में यह पहला मौका है कि एक रूलिंग पार्टी जिसका जिस सदन में बहुमत नहीं है, उसमें सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे तकलीफ दे बिल को रखा और उसी में पास करा दिया। परेशानी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, उनकी परेशानी तो काफी सारा भी और परेशान करने वाला। मैं आपसे जो बार बार कह रहा हूं, ये समय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट से ये देश गुजर रहा है, बहुत ही जिसे कहें नाजुक स्थिति है। आपने कोई भी ऐसा सवाल खड़ा करा, कोई भी ऐसा तर्क देना शुरू कर दिया, आप यकीन मानिए इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इस वक्त कुछ लोग उसको कहते हैं ये भक्त है, ये फलाना है, ये दिमागा है। हम जब ये नहीं थे तब भी तो बहुत कुछ हमसे कहा जा रहा था। कुछ लोगों को कहने दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का संकट ये है कि पहले आप उनको ज्यादा तवज्जो देते थे, अब तवज्जो नहीं देते। वो किसी ना किसी सिचुएशन में इस मोमेंटम को तोड़ना चाहते हैं। इस वक्त कोई ऐसा बड़ा सवाल मत खड़ा करिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आंख बंद करके खड़े जाइए, लेकिन रोज सत्ता पे दबाव बनाइए। राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं उसका पहले निराकरण करो, बाद में कुछ होता रहेगा। आज अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, तो अर्थव्यवस्था पिछले 70 सालों में खराब नहीं हुई थी क्या? तो हजारों बार हुई थी। सड़कों में गड्ढे पहले भी थे, अब भी थे, तो क्या फर्क पड़ गया? क्या हम स्कूल नहीं पहुंचे? क्या पहले टॉपर नहीं थे?
में होती रहती हैं। क्या अमेरिका में बाढ़ नहीं आती? क्या अमेरिका में रेप नहीं होते? तो क्या अमेरिका मीडिया लिखता है रेपिस्तान? अमेरिका के मुकाबले में तो आपके यहां फिर भी कम रेप होते हैं, बहुत रेप होते हैं। अगर उनका कंपैरिजन करें तो आपका यहां कोई रेप का रेशो नहीं है, लेकिन आपके यहां एक फोर्स है, जिस फोर्स को आपने 70 सालों के बाद सत्ता और व्यवस्था से बेदखल कर दिया है, ये उसकी समस्या है। आज जो स्थिति है, मैं इससे सबसे ज्यादा खुश हूं और मैं बहुत खुश हूं और मैं सार्वजनिक तौर पे कहता हूं, कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि आपके घर के किस कोने में दीमक लगे हुए। आप हर बार अपने मकान पे एशियन पेंट कर देते हैं, अलग अलग रंगों का एशियन पेंट आता है, उसके मालिक यहां बैठे हुए। लेकिन रंग जो है वो खूबसूरती बढ़ा सकता है, लेकिन दीमक लग गई है उसे खत्म नहीं कर सकता। पहली बार आपको कम से कम कई चीजों का जवाब मिल गया है। ये जो आपको भूत सवार था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पता चल गया। भाई कौन है और कहां है ये भी पता है। आप ही ने नारा गढ़ा सारे धर्म बराबर है। आप ही ने नारा गढ़ा गंगा जमुना तहसीब, गंगा भी हमारी जमुना भी हमारी, तहसीब किसकी है? लेकिन हम ये कहते थे, हमें लगता था ये अच्छी बातें हैं, नहीं नहीं देखो वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। कोई अच्छा नहीं है। ये 47 में अगर आपने इस देश को आजाद मिलके कराया था, हिंदू मुसलमान ने कराया था, सबका कंट्रीब्यूशन था, तो आपको सवाल पूछना चाहिए था भाई कि जिस भारत को आजाद कराने के लिए हम सब ने सामूहिक तौर पे अपना योगदान दिया था, फिर वो कौन लोग थे? आजादी मिलते ही कुछ लोगों ने कहा कि हमें मजहब के नाम से अलग देश चाहिए। वो किसके लिए लड़ रहे थे, किस एजेंडे के लिए लड़ रहे थे, आपको पता ही नहीं चला। और एक नहीं दो मुल्क लिए उन्होंने और अलग हो गए। और कमाल की बात देखिए कि 1947 में जब चुनाव हुआ 46 में, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वोट मांगा पाकिस्तान बनने के लिए, तो 475 में से 425 सीटें उनको मिली। कमाल के समझदार मुसलमान उस वक्त भी थे और अब भी। 475 में से 425 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मिली कि पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भारत से 2% भी मुसलमान नहीं गया। आप इस बात को समझिए, 70 सालों का इतिहास कोई इतना पुराना नहीं कि उसको समझ में ना आए। 20, 25, 30 साल का इतिहास तो मैं और आप जैसे तमाम सारे लोग अपनी आंखों से देख ही रहे हैं, और उसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं, सारी डिटेल मौजूद है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, अखबार मौजूद है। पाकिस्तान बना, उसको इस्लामिक राज्य बनाया चला। आज की घटना को समझने के लिए थोड़ी सी पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आज भी आप नहीं समझ पाए तो यकीन मानिए कि फिर मौका नहीं मिलेगा। 1000 साल के बाद आपके पास मौका है। विजनरी प्रधानमंत्री आए, एक प्रधानमंत्री सो जाते थे। एक प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के रहने वाले थे, यहां आ गए थे, प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में सेना की क्या जरूरत है? जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी विदेशों में काम करती है, उन्होंने ऑफिशियली पाकिस्तान को डिसमेंटल कर दिया, ऑफिशियली कर दिया। मैंने कहा कि जैसे हम अपने घर में घर चलाते हैं, कुछ लोग देश को भी ऐसे चलाना चाहते थे। एक प्रधानमंत्री आए, ये सब इतिहास मौजूद है, कोई उसमें ऐसा नहीं, कोई नई बात कर रहा हूं। कहीं दुनिया में आपने ऐसा सुना है कि निजी रिश्तों में देश चलते हैं क्या? एक प्रधानमंत्री आए, वो इतने महान थे, वो गांधी जी से इतने मुतासिर थे भाई, कि आपकी जो सीक्रेट एजेंसी थी उसने पड़ोसी मुल्क के अंदर कहां पर न्यूक्लियर फिजन बन रहा है उस जगह तक पहुंच बना ली थी अपनी। और उस खुफिया एजेंसी के 3 लोगों ने वहां नाई की दुकान खोल ली।
लोगों को पता नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात। मेरा गुस्सा इसलिए है कि आपके देश में बहादुर कल भी थे और आज भी हैं और पहले भी थे, लेकिन उन बहादुरों को हमेशा साइडलाइन कर दिया गया। और यही आज कोशिश है, आज भी सारी कोशिश यही है। उन लोगों ने क्वेटा के अंदर जहां वो बन रहा था वहां तक पेंट बनाई और वहां नाई की दुकान खोली, इसलिए नहीं कि बाल कटाने थे, इसलिए खोली कि वहां से किसी आदमी को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। वही खाना था, वही पीना था, वही रहना था। इस नाइस ने उनके बाल जब काटे और बालों के काटने से पता चला कि उनके बालों के अंदर वो कण है जिससे ये पता चल गया कि यहां पर कठुआ के लिए यहां न्यूक्लियर फिजन बनाया जा रहा है। उसने बालों को समेटा और जिस अंदाज में वहां गया होगा उस अंदाज से वहां से निकला, कैसे बाहर आया और बाहर आने के बाद उसने भारत को भेज दिया। यहां रॉ के डायरेक्टर के पास सारी चीजें आ गई। भारत का रॉ का डायरेक्टर और आईबी का डायरेक्टर डेली प्रधानमंत्री को ब्रीफ करता है, ये हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल है। डेली सुबह प्रधानमंत्री को ब्रीफ करना होता है उसको, प्रधानमंत्री कहीं भी हो। रॉ के डायरेक्टर ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया, उनको बताया प्रधानमंत्री को, वो प्रधानमंत्री पानी कम पीते थे, मैं इतनी बता सकता हूं। उन्होंने फोन करके कहा कि भाई आपको बम बनाने की क्या जरूरत है। तीनों के तीनों रॉ के अफसर मार दिए गए। हमने एक आध भूल नहीं की है, बहुत सारी भूल की है। और आप तो हिंदुस्तान के अखबार पढ़ते हैं, मैं 12 साल गया तो यही सब उनकी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, सब वहां मौजूद है, हम छुपाते हैं। जो एक प्रधानमंत्री हमारे यहां एक और बने, उन्होंने भी कमाल का काम किया, वो बस लेके चले गए। मैंने कहा कि आपको स्टेटमेंट बनना है बनिए, लेकिन राष्ट्र की कीमत पे मत बनिए भैया। ये नहीं हो सकता कि हमें राष्ट्र में बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनना है, बनिए। राष्ट्र परमानेंट है, आप जाते आते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस लेके गए। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूं कि डिप्लोमेसी में बहुत सारे काम होते हैं, कोई हमारे बस लेके आया। ये हमको दिल जीतने की बुरी आदत क्यों पड़ गई है और हम किसका दिल जीत रहे हैं और किस लिए जीत रहे हैं। वो बस लेके गए, आपको पता है कारगिल हो गया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कारगिल हो गया, मैं जो आपसे साझा करना चाहता हूं क्योंकि ये सब मैं वहां पढ़ के आया हूं। आपको याद होगा कि भारत की खुफिया एजेंसी ने ये रिकॉर्ड कर लिया था कि मुशर्रफ साहब डायरेक्शन दे रहे थे कारगिल के अंदर, वो पूरी रिकॉर्डिंग थी। एक बड़े पत्रकार हैं, मैंने कहा कि पत्रकारों को लगता है कि सब कुछ वही जानते हैं। सिर्फ इस चमचागिरी और चापलूसी के अंदर के प्रधानमंत्री का मैं सबसे नजदीकी आदमी हूं, ये ज्ञान दे दिया उन्होंने। और वो जो रिकॉर्डिंग थी जो उन्होंने उनको दी के साथ ये है, ये मुशर्रफ की आवाज है और ये डायरेक्शन है। उन साहब ने 2 महीने तक इस पे ये सवाल चलता रहा कि ये करा जाए या ना करा जाए। आपकी एजेंसी से मना कर दिया ये मत करिए, लेकिन आखिरी वीटो तो हमारे यहां प्रधानमंत्री के ऊपर है और प्रधानमंत्री की लाइकिंग डिसलाइकिंग में देश चलता है। वो रिकॉर्डिंग यहां से गई और उनको सौंप दी गई कि देखिए साहब ये आवाज है। आप सोच सकते हैं इसमें क्या हुआ होगा। मेरा गुस्सा कई मायनों में है। वो रिकॉर्डिंग वहां सुनी गई और उस वक्त यह तय किया गया कि कौन कौन लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन में आपने पाकिस्तान के 5 कमांडर्स को खरीद रखा था, वो रॉ के लिए काम कर रहे थे, 5 की हत्या कर दी गई और पूरे देश के अंदर उस खबर को छपने नहीं दिया गया। जो सत्ता व्यवस्था से चुपके हुए लोग थे, मेरे 12 साल के टेन्योर में उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके यहां के तो कमाल के लोग हैं, वो रिकॉर्डिंग भिजवा दी। हमने इस देश को अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चलाया। देश के लिए क्या जरूरी है इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था। हम चले जाएंगे तो हमारा नाम बड़े लोगों में लिखा जाएगा, इसकी चाहत ने देश को बर्बाद किया है।
लिहाजा आर्टिकल 35 और 370 नहीं हटा है। फिर कह रहा हूं, समस्या जो आज आपको वर्तमान में नजर आ रही है मेरे साथ, उसके पीछे कारण दूसरे हैं। इस तरफ देश का ध्यान नहीं गया है। पिछले 70 सालों में भारत के अंदर हमारे सरकारों के बौने बने से सत्ता की चाह में हमने ऐसे ऐसे कंप्रोमाइजेस किए हैं, संविधान में किए हैं, व्यवस्था में किए हैं, और धीरे धीरे हमने इस भारत के अंदर एक पैरेलल इनविजिबल सत्ता क्रिएट कर दी है, जो दिखती नहीं है, वो समय समय पे दिखती है। जब उनके इंटरेस्ट की तरफ आप बढ़ते हैं तो उनको लगता है ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। जो हमारा लार्जर एजेंडा है, अगर ये उसके बीच में आ रही है तो वो उस इनविजिबल सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में फिर इस देश के अंदर सड़कों पे शाहीन बाग पे बैठ जाते हैं। ये बात आप इस तरह समझेंगे, धारा 370 और 35 पे उस इनविजिबल सत्ता का सबसे बड़ा स्तंभ था। वो भारत की आजाद धरती पे डेमोक्रेटिक भारत, रिपब्लिक भारत के अंदर टू नेशन थ्योरी को जन्म देते हुए एक इस्लामिक स्टेट बन चुका है। हमने सत्ता की चाह में वहां बहुत सारे काम ऐसे गलत होने दिए संवैधानिक तौर पे कि उसको चैलेंज ही नहीं किया। हमने कहा जो ये कर रहे कर ले, बस कश्मीर हमारे साथ बना रहना चाहिए। वहां के संविधान जो 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, उसमें हजारों प्रोविजन एंटी इंडिया है। वहां की विधानसभा के अंदर ऐसे ऐसे कानून पास हुए जिसको आप सोच के हंसेंगे। हमने सब कुछ होने दिया, सरकारों ने करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही नहीं महबूबा मुफ्ती की हिम्मत पड़ गई थी जब उसने ये कहा कि आर्टिकल 35 से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। ये देश रिएक्ट नहीं किया। जिस मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के सीएम बनी हो, वो ये बात कह रही है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारे देश के मीडिया ने कहा ये तो उनका अधिकार है, तो उन्हें कहना ही चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, इस पर थोड़ी रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट का एक जज ये कह दे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, ओहो, तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा, देश टूट जाता है। ये पाखंड है हमारे यहाँ। इसलिए हम दूसरे की तकलीफ को बहुत बड़ी मानते हैं और अपनी तकलीफ को नजरअंदाज कर देते हैं। आर्टिकल 35 और 370, जो लोग इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम के बारे में बड़ी अजीबोगरीब राय बना रखी है लोगों ने, उन लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी। मुझ जैसे शख्स के लिए आर्टिकल 35 और 370 धारा नहीं थी, बल्कि कुरान मजीद की का जो इंटरप्रिटेशन होता है उसे हदीस कहते हैं। कई हदीसें लिखी गई, उन हदीस के अंदर इस बात का जिक्र है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम समय समय पे फहराता रहा है। सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क है भारत, जहां अभी तक इस्लाम का परचम पूरे मुल्क में नहीं फहराया है। औरंगजेब भी आया था, गजनवी भी आया था, बाबर भी आया था, तब भी पूरे देश पे कभी उनका राज नहीं हुआ। और उस फिलॉसफी को उस हदीस के अंदर गज़वाए हिंद कहा जाता है। गज़वाए हिंद का सिर्फ इतना ही मतलब है कि किसी पवित्र आदमी के देख रेख में पवित्र सेना जो है एक दिन वो युद्ध करेगी और पूरे भारत के ऊपर इस्लाम का झंडा फहराया जाएगा। जो लोग जम्मू कश्मीर में 35 और 370 को सिर्फ दो धारा समझते हैं, वो भूल कर रहे हैं। ये उसी एजेंडे के तहत पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ और उसी एजेंडे के तहत जम्मू कश्मीर भारत की धरती के ऊपर एक अलग विधान, अलग संविधान और एक अलग प्रधान के नाम से अलग बनाया गया। ये अपने एजेंडे पे कंटिन्यूस वही काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की तकलीफ ऐसी अजीबोगरीब तकलीफ है कि इस देश का मुसलमान, महाराष्ट्र का हो, आसाम का हो, कन्याकुमारी का हो, पंजाब का हो, बड़े बड़े आप लोगों ने उनको टर्म दे रखा है, ये कट्टरवादी हैं, ये लिबरल हैं। ये आप ही ने डेफिनेशन बनाई, उन्होंने नहीं बनाई। अब तो आपके यहाँ काफी लिबरल, आपके बॉम्बे शहर में काफी लिबरल बाहर आ रहे।
लिबरल क्या कर रहे हैं जिन्हें आप लिबरल मान रहे थे। एक मोहतरमा है, अल्लाह करे उनकी सेहत ठीक कर दे, वो जल्दी ठीक होके आ जाए और अपने बेहुदा किस्म के ट्वीट दोबारा करें और जारी रखें। उनका एक्सीडेंट हो गया है, हम सबको दुआ करनी चाहिए वो ठीक हो जाए। और मैं इसलिए मानता हूं कि एक्सीडेंट किसी के साथ नहीं हो सकता। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं सुनिए। लिबरल है अब्बा जान, उनके लेफ्टिस्ट थे, पति भी उनको अल्ट्रा लेफ्टिस्ट मिला, जो कहता मैं अजीज हूं। उन मोहतरमा ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा, पूरे देश में वो बड़ा चर्चित रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब इसलिए नहीं दिया कि आप उनकी किताबों को पढ़ते नहीं हैं। आपने तो महान कार्य क्या किया, आपने कहा रामायण क्या थी, महाभारत क्या था, ये काल्पनिक थे या नहीं थे, लोग किताबें पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे रामायण पढ़ेंगे, आपने कहा कि क्या है, कम से कम हम अपने देश के लोगों को ये बताएं कि रामायण क्या थी, महाभारत क्या था। आपके लोगों ने एक बेहतरीन 2 सीरियल बना दिए और देश की जनता को बता दिया, हिंदुओं को भी बताया, दुनिया को भी बताया, पड़ोसियों को भी बताया, इस्लाम के मानने वालों को भी बताया कि देखिए ये है। आपने उस सीरियल को चलाया और पूरे देश को पता चल गया रामायण क्या है, महाभारत क्या है। लेकिन उनमें आज तक ये हिम्मत पैदा क्यों नहीं हो रही कि पूरी दुनिया में लोग इस्लाम को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये उनका कहना है। तो सही इस्लाम बताने के लिए मोहम्मद साहब पे भी सीरियल बना दो। आप बनाएं, आप उसामा बिन लादेन से उसका स्क्रिप्ट लिखवाएं, हमें इसमें कोई नहीं, जिससे मिल जाए। लेकिन हम मूर्ख हिंदुओं को जो इस्लाम को नहीं जानते और पूरी दुनिया नहीं समझ पा रही, ना ट्रम्प समझ पा रहा, ना ऑस्ट्रेलिया समझ पा रहा, ना फ्रांस समझ पा रहा, ये ऐसा अजीब मजहब है, तो कम से कम उनके आसानी के लिए फिल्मों के धारावाहिक बना दीजिए ताकि देश समझ जाए कि ये थी असली स्थिति। एक बार एक फिल्म बनी है सर, चलिए आपने देखी, मैंने नहीं देखी। एक फिल्म बनी है लेकिन बैन हो गया है।